स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए आज हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ करेंगे, जैसे कि हमने अर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी किया था। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने किया था कि ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एसिड और बेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है। जब हम वाटर लेते हैं, यानी कि अगर हम वाटर में कोई एसिड डालते हैं तो उसमें क्या होती है कि आयंस में वो स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसे ही जितने ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उतनी ही ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होती है, उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस किसी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, उतनी ही ज्यादा किसी बेस की स्ट्रेंथ होगी। वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस रिप्रेजेंट करता है। अब जितने ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जैसे कि वीक एसिड के केस में लेते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है उसे Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक एसिड का, उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो वो बताता है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। जो इसकी जो वैल्यू होती है Ka की वैल्यू, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू मेजर करती है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को। Ka वैल्यू बताएगा कि वीक एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे ही Kb बताएगा कि किसी भी वीक बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने OH नेगेटिव आयंस हैं। अब जो रिलेटिव, अगर दो एसिड्स की बात करें, हमने दो वीक एसिड्स लिए हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे कि वो क्या होता है। सपोज कि वीक एसिड को हमने Ha से रिप्रेजेंट किया है और उसको हमने वाटर में डाला है, तो वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है कैपिटल C। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कैपिटल C है तो H पॉजिटिव और A नेगेटिव दोनों फिलहाल 0 हैं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखें तो C 1 माइनस अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। यानी अल्फा में से जितने निकलेंगे उतने यहाँ पे बनेंगे। 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे C अल्फा और C अल्फा बनेगा। तो इसमें अगर केमिकल इक्विलिब्रियम लो अप्लाई करें तो Ka क्या होगा, Ka जो वीक एसिड के केस में कांस्टेंट होता है H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन Ha होता है। तो Ka को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। अब इसमें अगर ये जो हमारी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम की, अगर ये बनेगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर देंगे 1 माइनस अल्फा को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो अल्फा होगी वीक एसिड के केस में, जो कि बहुत ही स्मॉल होगी, जिसकी वजह से 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि मान लीजिए पहले से नेग्लेक्ट कर दीजिए या बाद में कर दीजिए। यहाँ पे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा है, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रह जाएगा। और इस 1 माइनस अल्फा को हमने कर दिया नेग्लेक्ट, तो Ka इज इक्वल टू जो आएगा वो इज इक्वल टू आएगा C अल्फा स्क्वायर के इक्वल। अब अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे होगा रूट ऑफ Ka अपॉन C के इक्वल। यहां से हमने अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C। अब ये तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर हम लेते हैं दो एसिड्स तो इक्विमोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 होती है, यानी कि रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। ठीक है, क्योंकि C तो कैंसिल हो जाएगा, Ka1 अपॉन Ka2 रह जाएगा, तो Ka1 और Ka2 इसके इक्वल अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 के इक्वल आएगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसे मेजर करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखेंगे, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है Ha1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2 की, यानी फर्स्ट एसिड की और जो सेकंड एसिड की रेशियो जो होगी, दो एसिड का इक्विमोलर कंसंट्रेशन कर रहे हैं हम,
जो इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2 के इक्वल। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है दो एसिड की इक्विमोलर कंसंट्रेशन, उसे हम कंपेयर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट से। अब यहाँ Ka मान लीजिए, सपोज कीजिए Ka हमारे पास है CH3COOH, जो कि इसकी Ka की वैल्यू है, जो हमारी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, जबकि HCN की है 4.9 इंटू 10⁻⁻10। तो स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ CH एसिड CH3COOH अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड HCN, इन दोनों का जो रेशियो होगी, यानी रूट ऑफ Ka की वैल्यू ये रही और दूसरे Ka की वैल्यू ये रही, इन दोनों को इसके रूट में लिखेंगे, उसकी प्लेस करेंगे उसकी जगह पे, जो इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 3.67 इंटू 10⁻⁴, जो इज इक्वल टू होगा 1.92 इंटू 10⁻², यानी कि 192। तो CH3 जो OOH है, ये COOH है, ये 192 टाइम्स स्ट्रोंगर है, इसका मतलब जो वैल्यू है 192 टाइम्स स्ट्रोंगर है किसके कंपैरिजन में? HCN के कंपैरिजन में। ऐसे ही वीक बेस की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH2 सेकंड की रूट ऑफ Kb1 अपॉन Kb2, जैसे हमने एसिड की निकाली थी वैसे ही बेस की कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीएसिडिक बेस। ये क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ऐसे कुछ एसिड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आयनाइजेबल प्रोटॉन्स होते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीबेसिक्स या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड्स, जिसमें एक से ज्यादा आयनाइजेबल प्रोटॉन्स होते हैं। एग्जांपल H2X है, हमारे पास कोई एसिड है H2X, जब इसको डिसॉल्व किया एक्वा सॉल्यूशन में, इसको डाला तो H पॉजिटिव और HS नेगेटिव में स्प्लिट हो गया। ये फर्स्ट H पॉजिटिव निकला, अब ये HX नेगेटिव है ना, इसको फिर से स्प्लिट किया, डाला तो H पॉजिटिव फिर से अलग हो गया और X2 नेगेटिव सेपरेट हो गया। तो H2SO4 के केस में एग्जांपल ले रही हूँ, H2SO4 किस में टूटेगा? HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव में, और HSO4 नेगेटिव है, इसे फिर से जब तोड़ेंगे तो SO4 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में ये टूट जाएगा। इसे Ka या Ka1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Ka2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आयनाइजेबल प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब Ka1 को कैसे लिखेंगे? यानी कि इस केस में Ka1 को लिखेंगे H पॉजिटिव HX नेगेटिव अपॉन H2X, और Ka2 को कैसे लिखेंगे? H पॉजिटिव X2 नेगेटिव अपॉन HX माइनस। अब Ka क्या होगा? Ka होगा Ka1 इंटू Ka2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो किसके इक्वल टू आएगा? जो इसकी टोटल होगी, यानी H पॉजिटिव X2 नेगेटिव अपॉन H2X के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी इस तरह से हम बना सकते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का, वो क्या बताता है? देखिए, ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एसिड जो है वो सब्सटेंस है जिसमें टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को देने की, जबकि बेस वो होते हैं जिन पर टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। अब जैसे कि यहाँ पे HCl है, HCl में से H निकल गया, यानी कि दे दिया, तो ये एसिड 1 है, ठीक है ना, एसिड 1 है। और सेम यहाँ पे H2O ने क्या किया? जो H निकला था उसने ले लिया और H3O पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब ये बेस है, बेस 2 है। ऐसे ही अब इसने क्या, इसने दिया था ना, यानी कि HCl में से एक प्रोटॉन निकल गया था, इसका मतलब ये एसिड है, लेकिन ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? बेस बन गया, ठीक है, इसे बेस 1 बोलेंगे। और जबकि H2O क्या है? बेस है, और यहाँ पे क्या बन गया? वो एसिड बन गया, क्योंकि उसने लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में भी CH3COOH जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव और CH3
COO नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। CH3COOH ने अपना एक हाइड्रोजन दिया, इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये एसिड है, जबकि ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और H2O यहाँ पे देखिए, H2O यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने H2O यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस बना, इसने लिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बेस है और ये क्या होगा, एसिड 2 होगा। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज्यादा वीक कंजुगेटेड बेस होगा, या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वीक कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। एक एसिड जैसे कि यहाँ पे HCl में ClH निकल गया तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया, तो ये बेस बन गया। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ की एसिड्स को, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है। और कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, देखिए इसमें जो है कुछ ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं और पीरियड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप जैसे कि हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाएगा, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन पे जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, लेकिन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होती है। यानी यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होंगी, जबकि फ्लोरीन गैस में सबसे कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम होगी लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, एक पीरियड में अगर मूव करते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के साथ जो पोलैरिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, और साथ ही साथ एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करती है। यानी कि अगर हमारे पास CH4 है, CH3 है, H2O है और HF है, जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करेंगे, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, पोलैरिटी भी इंक्रीज करेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। ये फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।